हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज है 6 जुलाई और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखते रहिए, आपको 100% इससे बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशंस को स्टार्ट करने से पहले आज की मोटिवेशन कोट क्या है वो देख लेते हैं, जो आपको एनर्जेटिक बनाने में आपकी हेल्प करेगा। कोई आपको कुछ भी बोले, हमेशा खुद को शांत रखो। क्योंकि हमेशा लोगों की आदत होती है लोगों के टॉन्ट मारने की, बोलते रहने की, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, फालतू में इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी तक नहीं हुआ, ये वो बहुत सारा सुनाते रहते हैं। तो क्या कहा है, ये लाइन ही आपको कह रही है, कोई आपको कुछ भी बोले हमेशा खुद को शांत रखिए। क्योंकि सूरज कितना भी तेज हो जाए वो कभी समुद्र को सुखा नहीं सकता है। ठीक है, कभी वो समुद्र जो है, कभी समुद्र को कभी भी सूरज चाहे कितनी भी तेज हो जाए, कितनी भी तेज उसकी प्रकाश हो, वो कभी भी इसको सुखा नहीं सकता। ठीक है, सुखा नहीं पाता है। तो इसीलिए शांत रहिए, खुद को अवॉइड करिए, बोलने दीजिए और अपने प्रिपरेशन पर, अपने लक्ष्य पर डेडिकेट होकर के लगे रहिए। एक ना एक दिन तो आपकी सफलता ही उनको जवाब दे ही देगी। तो इसीलिए लगे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो चलते हैं, देख लेते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके पहले, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपका जो वर्क है, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो तुरंत कर दिया करिए, क्योंकि आप बने हुए हैं इतने दिन से तो आपको पता है कि हाँ सेशन इम्पोर्टेंट ही है, तभी आप बने हुए हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। और जिन्होंने भी अभी चैनल ज्वाइन नहीं किया जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, सब कुछ आपको लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए, लेक्चर ज़्यादा हो गया, आज आते हैं अपने काम पर। देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? हाल ही में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? देख लेते हैं किसने जीता है। तो सिनी शेट्टी ने जीता है। कौन जीता है? सिनी शेट्टी ने जीता है। और ये कहाँ की हैं? कर्नाटका की हैं। कहाँ की हैं ये? कर्नाटका की हैं। और इसमें ये इमेज में आप देख भी सकते हैं कि कौन है, यही है सिनी शेट्टी। इन्होंने ही कर्नाटका की हैं मूल रूप से, और ये मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का इन्होंने खिताब जीता है। अगर पूछ ले ये कि फर्स्ट रनर अप के रूप में कौन है, तो उनका नाम है रूबल शेखावत। रूबल शेखावत। और ये रूबल शेखावत जो है राजस्थान के साइड से हैं, वो इसको नोट कर लेंगे। एक ये और एक ये, दोनों पॉइंट नोट कर ले। जो राजस्थान के साइड, तो वो पूछ सकते हैं कि फर्स्ट रनर अप के रूप में कौन विजेता रही हैं, तो रूबल शेखावत जो कि राजस्थान की है। अब आते हैं एक और, जो कि सेकंड रनर अप के रूप में कौन आई हैं। सेकंड में, एक मिनट, सेकंड रनर अप उनका नाम है शिनाता चौहान। अब ये शिनाता चौहान कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश वालों को ये तीनों देखना पड़ेगा। एक तो जो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीती हैं, जिनका क्या नाम है, सिनी शेट्टी, जो कि कहाँ की है? कर्नाटका की हैं। राजस्थान वाला, तो राजस्थान वाले देख ले, रूबल शेखावत। और यूपी वाले जो हैं वो मिस इंडिया वर्ल्ड देख ले, और ये जो शिनाता चौहान है यूपी की, ये देख लें। ये तीनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। अगर कुछ और फैक्ट देखें कि जैसे कि आपका रिवीजन करा दे रहे हैं, जैसे मिस यूनिवर्स अगर पूछ ले तो वो कौन जीता था, उसका खिताब कौन जीता था? हरनाथ संधू जीती थी, जो कहाँ की है? चंडीगढ़ की है। अभी यही क्वेश्चन आज के किसमें बीएड वाले एग्जाम में पूछा था कि मिस यूनिवर्स जो है वो कहाँ ये प्रतियोगिता हुआ था, तो इजराइल। 17वां प्रोग्राम था, 17वें नंबर का था, 17 इजराइल में। तो ये पूछा था कहाँ हुआ था, नाम तो दे दिया था वहाँ कि ये हरनाथ संधू ने जीता था। ठीक है, तो ये पूछा था। तो आपको हर तरह से याद रखना कि हरनाथ संधू चंडीगढ़ की हैं, जो कि जीती थी, और प्रतियोगिता कहाँ हुआ था? 17वें नंबर का था और हुआ था इजराइल में। ठीक है, और अगर ये पूछ ले कि मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है, वो है कैरोलिना। ये कहाँ की है? पोलैंड की। कहाँ की है? पोलैंड की। तो ये भी आपको ध्यान रखना, सारे फैक्टर ध्यान रखिए। और अगर पूछ ले मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब किसने जीता, तो खुशी पटेल। ये एक साथ सारा नोट कर लीजिए। मिस यूनिवर्स पूछे तो हरनाथ संधू, मिस वर्ल्ड पूछे तो कैरोलिना पोलैंड की, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड पूछे तो खुशी पटेल, और ये मिस इंडिया वर्ल्ड पूछ ले तो क्या हो जाएगा? सिनी शेट्टी। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है आपको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए करते हैं विचार।
तो इसमें ये पूछ रहा है कि देख लेते हैं कि आप कह क्या रहा है, इसमें से कौन सा सही है, ये देखना है कौन सा सही है। चलिए देख लेते हैं। अरविंद सक्सेना ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का पदभार ग्रहण किया है। FATF में वर्तमान में कुल 70 सदस्य हैं। तो गाइज आपको बता दें ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में उठना चाहिए, आखिर रॉन्ग क्यों है। तो ये रॉन्ग है कि FATF का जो अध्यक्ष अभी पदभार ग्रहण किए हैं उनका नाम है टी राजा कुमार। क्या नाम है, क्या नाम है उनका, टी राजा कुमार। अब ये तो चलिए हो गया, टी राजा कुमार हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये हैं कहाँ के, ये है सिंगापुर के। टी राजा कुमार कहाँ के हैं, सिंगापुर के हैं, जिन्होंने पदभार ग्रहण किया है। तो ये लाइन तो आपको एकदम अच्छे से नोट कर लेना है, क्लियर। और दूसरा क्यों रॉन्ग है, इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ 70 सदस्य नहीं बल्कि 39 सदस्य, और ये इतना न्यूज़ में बना हुआ है 100% ये आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, स्टार बना लीजिए, ठीक है। तो 39 इसमें मेंबर्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1989 में हुई थी, 1989 में हुई थी। G7 का सम्मेलन हो रहा था, G7 का सम्मेलन हो रहा था कहाँ पर, पेरिस में। कहाँ पर, पेरिस में, वहीं पर इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापित ये कैसा निकाय है, एक अंतर सरकारी निकाय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या अब ये क्वेश्चन पूछता है FATF का क्या भारत सदस्य है, क्या भारत सदस्य है, तो बिल्कुल भारत इसका सदस्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो अभी मैंने बताया कि इसमें 39 मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, तो इन 39 सदस्यों में 2 क्षेत्रीय संगठन भी शामिल हैं, 2 क्षेत्रीय संगठन भी शामिल हैं, 2 क्षेत्रीय संगठन भी शामिल हैं, ठीक है। वो 2 क्षेत्रीय संगठन जो है, एक तो है आपका यूरोपीय आयोग, और सेकंड नंबर का जो है वो क्या है आपका, खाड़ी सहयोग परिषद, खाड़ी सहयोग परिषद। एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खाड़ी सहयोग परिषद। कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ दे, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको एक एक फैक्ट मैं बताऊंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, यही उम्मीद करते हैं अब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर ये बात कही जाए कि FATF का काम क्या है, ये क्या करता है, तो आतंकवादी गतिविधियों के लिए जो फंडिंग दी जाती है उसको, इसका काम है रोकना। क्या काम है इसका, रोकना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि ये जो अभी टी राजा कुमार पदभार ग्रहण किया वो किसके स्थान पर किया है। कभी कभी ये पूछ लेगा कि इन्होंने मतलब किया है, लेकिन किसके स्थान पर किया है पदभार ग्रहण, तो ये भी हमको ध्यान रखना, क्योंकि घुमाकर आयोग पूछ लेता है क्वेश्चन। मार्कस प्लियर के, मार्कस प्लियर, मार्कस है, मार्कस नहीं, मार्कस प्लियर के स्थान पर टी राजा कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। अब ये कहीं से भी पूछ ले, क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। यहाँ से जितने फैक्ट बनने दे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस हिसाब से यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, फिर से पढ़ रहे हैं। हाल ही में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 पुरुष एकल का खिताब, यहाँ बताना है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए कोई भी ये टूर्नामेंट है तो इसमें पुरुष का भी हम लोग देखेंगे, महिला का भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पुरुष का पूछा तो पहले हम लोग पुरुष का डिस्कस कर लेते हैं। ये जीते हैं, इनका नाम है विक्टर, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, विक्टर एक्सेलसेन। यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं फालतू लिख रही हूँ, यहाँ ऑलरेडी लिखा है विक्टर एक्सेलसेन, क्लियर है। और अगर यही महिला श्रेणी में पूछ ले कि महिला श्रेणी में महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो उनका नाम है रुचा नोक। थोड़ा नाम टफ है लेकिन याद तो करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, रुचा नोक इंतानोन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पुरुष एकल का खिताब पूछ ले तो विक्टर एक्सेलसेन, अगर महिला का पूछ ले तो रुचानोक इंतानेन। ये आपको ध्यान रखना, सामने आएगा, एक बार देख लेंगे तो सामने आएगा तो आपका टिक लग जाएगा। और ये बात करें कि विक्टर जो एक्सेलसेन है ये कहाँ के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है साथ ही साथ। तो ये डेनमार्क के हैं, कहाँ के हैं, डेनमार्क के हैं। लेकिन अगर रुचानोक इंतानोन की बात करें तो ये थाईलैंड की है। कहाँ की हैं, ये थाईलैंड की हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर ये पूछ ले कि ये मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, तो नाम से ही पता चल रहा कहाँ आयोजित हो रहा है, मलेशिया में हो रहा है। तो मलेशिया के कहाँ पर हो रहा है, तो मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका आयोजन हो रहा है। और 20 जून से
3 जुलाई तक ये किया गया है, 20 जून से 3 जुलाई तक इसका। तो कब से कब तक किया गया डजेंट मैटर ये, लेकिन कहाँ किया गया है ये आप ध्यान रखिए। पुरुष श्रेणी में, महिला श्रेणी में कौन जीता है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय, थोड़ा इसको चेंज करते हैं कलर, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो विक्की कौशल को दिया गया। किसे दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब? विक्की कौशल को दिया गया है। किस मूवी के लिए दिया गया है? तो सरदार ऊधम सिंह के लिए। किसके लिए? सरदार ऊधम सिंह के लिए। इस फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ विक्की कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस आईफा की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 2000 में हुई थी। अभी इसका कौन सा संस्करण है? 22वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है इसका? 22वां संस्करण है। क्लियर। और ये जो 2000 में शुरुआत हुई थी ये कहाँ हुई थी? तब लंदन में हुई थी। लेकिन अभी जो 22वां संस्करण है इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? ये आपका अबू धाबी में आयोजन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? अबू धाबी में। अबू धाबी में इसका आयोजन हो रहा है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए ये हम लोग तो देख लें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विक्की कौशल ने जीता है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है, तो अगर यहाँ अभिनेता की जगह अभिनेत्री होता तो आप टिक लगाएंगे कृति सेनन। किसे मिला है? कृति सेनन को मिला है। इन्हें किस मूवी के लिए मिला है? तो इनकी मूवी है मिमी, फिल्म है मिमी के लिए इनको मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो आईफा है इसको होस्ट किसने किया है? तो सलमान खान, रितेश देशमुख और मनीष पॉल के द्वारा ये होस्ट किया गया। तो होस्ट नहीं पूछेगा, बस अभिनेता सुन लीजिए। और अभिनेत्री आपको पता होना चाहिए कहाँ आयोजन किया गया, कौन सा संस्करण है। तो 22वां संस्करण है, अबू धाबी में आयोजित किया गया। कब स्टार्ट किया गया था? 2000 लंदन में स्टार्ट किया गया था। उम्मीद है ये सारे आपको फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी भी जिसने लाइक नहीं किया प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फटाफट शेयर करने में क्या जा रहा है, जल्दी से कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अभी पूरा पढ़ा नहीं है, फिर से पढ़ दे रही हूँ। भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और तटीय किस चीज़ के लिए? सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलू पर कौन सा आयोजन कर रहा है? सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है। किसका आयोजन? सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है। कहाँ पर किया है और किसके द्वारा किया गया है, का आयोजन किया है? तो भारतीय सेना ने कहाँ पर? तो ये किया है जोधपुर में। कहाँ किया गया है? एक जोधपुर, ठीक है, ये हो गया। और किसके द्वारा? जैसे बीएसएफ इसमें शामिल हैं, बीएसएफ के द्वारा, प्लस इंडियन कोस्ट गार्ड शामिल हैं। अगर ये पूछ ले कि बीएसएफ के हेड कौन है तो आपको पता होना चाहिए पंकज कुमार हैं। अगर ये पूछ ले इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड कौन है तो वीरेंद्र कुमार पठानिया। ये सब नई नई नियुक्तियाँ हुई हैं तो एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। तो आपको हमेशा मैं बार बार वैसे बोलती रहूँगी, रिविजन कराती रहूँगी, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस आप ध्यान से लगे रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए, ईमानदारी से लगे रहिए। बस इतना आपसे उम्मीद करते हैं कि आप करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ आयोजन किया गया? जोधपुर में किया गया। और बीएसएफ और इंडियन कोस्ट गार्ड इसमें सारे शामिल हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अगर ये पूछ लेगा इसकी सुरक्षा कवच का आयोजन कहाँ हुआ था, तो आपको ध्यान रखना कि महाराष्ट्र में हुआ था। दस्तलिक, जो कि पूछा भी था एग्जाम में कि दस्तलिक किसका है, तो उज्बेकिस्तान के साथ भारत का ने किया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूछ ले मित्र शक्ति किसके साथ भारत करता है, तो भारत और श्रीलंका के साथ। अभी फिलहाल हाल ही में रिमपैक का आयोजन कहाँ किया गया? तो अमेरिका के हवाई द्वीप में किया गया। ये भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, जिसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? INS सतपुड़ा और PAT-1 विमान गश्ती पोत ने भाग लिया था। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, रिवीजन करते रहना है, ताकि कहीं से कोई क्वेश्चन आए तो आपको बस क्या करें, देखते ही आपको टिक लग जाना चाहिए, सोचना ही ना पड़े। तो वो मैं रिविज़न कराते रहूँ, मेरा काम है, बस आप लोग लगे रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन नारकोस का संबंध किससे है? ऑपरेशन नारकोस का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो किससे है? ये रेलवे सुरक्षा बल से है। किससे है? रेलवे सुरक्षा बल से है, जिसमें ये क्या करेगा कि ये गलत हो गया थोड़ा सा यहाँ टाइप, ये है रेलवे सुरक्षा बल से। वैसे ये नारकोस दे देगा, तो अगर बनता नहीं पड़ा है तो ये जा करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगा ही देगा, बट ये आंसर नहीं है। नारकोस का संबंध है रेलवे सुरक्षा बल से। किससे संबंधित है? रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित है। तो ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है?
तो इसका उद्देश्य है कि 7.40 करोड़ का जो नारकोटिक्स पदार्थ है उसको क्या करना है, रिकवर करना है। ठीक है, इसके द्वारा इस नारकोस का संबंध, नारकोस नाम से पता चला नारकोटिक्स पदार्थ से संबंधित है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इतने 7.40 करोड़ का नारकोटिक्स पदार्थ को क्या करना है, रिकवर किया है ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन गलत ना होने पाए, नारकोस और आरपीएफ के द्वारा है। ठीक है, तो ये क्लियर। अच्छा, आरपीएफ, इस समय आरपीएफ बहुत छाया हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एग्जाम में और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो जब हमें पता है कि इस जगह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो हम क्यों नहीं उस पर अच्छे से कमांड कर ले रहे हैं, बिल्कुल कर लेना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि अभी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन आहट, ठीक है, खोया सामान के लिए भी उन्होंने, क्या नाम था उसका, मिशन अमानत शुरू किया था। खोया सामान वापस देने के लिए मिशन अमानत आरपीएफ के द्वारा। अगर ये कहा जाए टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध स्टार्ट किया है आरपीएफ के द्वारा। तो ये सारे आपको ध्यान रखने, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जल्दी से इसको बता दे रहे हैं कि बाई चांस कभी आ जाए किसी छोटे मोटे एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए। ये इस बार का 13वां संस्करण है और कब से स्टार्ट किया गया था? 2008 से ये स्टार्ट किया गया था मनाया जाना। ठीक है, और अभी 1 जुलाई 2022 से क्या हुआ है, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उस पर बैन कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में ये छपा मिलेगा, गारंटी है। तो इसलिए इसको अच्छे से देख लेते हैं। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? 180 देशों में 180 स्थान ही इसको मिला है। मतलब ये अंतिम स्थान पर, अंतिम पायदान पर बात है, जो कि सोचने का विषय है, बहुत ही गंभीर समस्या है। ठीक है, अंतिम पायदान पर है, अंतिम पायदान। क्लियर। और पहले ये देख लेते हैं कि ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक कभी कभी ये जारीकर्ता पूछ लेता कि भैया ये किसने जारी किया है। चलिए वो भी देख लेते हैं। एल विश्वविद्यालय के द्वारा, किसके द्वारा? एल विश्वविद्यालय के द्वारा ये जारी किया गया है। फिर से लिख दे रही हूँ, किसके द्वारा? एल, ये या है, ठीक है, येल विश्वविद्यालय के द्वारा ये जारी किया गया है। किसकी हेल्प से किया गया है ये भी ध्यान रख रहा है। तो विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से, विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से तैयार किया गया है, के सहयोग से ये तैयार किया गया है। इतना क्लियर हो गया होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि ये द्विवार्षिक रूप से जारी की जाती है, द्विवार्षिक रूप से ये जारी की जाती है, ये फैक्ट भी आपको। तो ये जो सूचकांक है एल विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाती है, विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से जारी होती है, द्विवार्षिक रूप से जारी होती है। और भारत जो है अंतिम पायदान पर है, 180 रैंक पर है भारत की रैंकिंग। और अगर फर्स्ट पूछ ले कि फर्स्ट पर कौन है, तो डेनमार्क है, सेकंड पर यूनाइटेड किंगडम है और थर्ड पर क्या है? फिनलैंड है। तो ये 3 क्रमशः आपको याद रखने हैं। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है, बट चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीआई टैग तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो देख लेते हैं क्या है। क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेत यानी जीआई रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो कहाँ पर, किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, हो सकता है क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो ये जो काई है, काई चटनी, जिसको क्या कहा जाता है? रेड वीवर चीटी कहा जाता है, रेड वीवर चीटी, ये आपको नाम याद रखना है, रेड वीवर चीटी, काई चटनी, रेड वीवर चीटी। तो इन्हें वैज्ञानिक रूप से, इन रेड वीवर चीटी को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? इसका नाम मैं बता दे रही हूँ, ओकोफिला स्मार्गडीना कहा जाता है। तो ये देखा जाए तो ये जो है ओडिशा के एक जिला है मयूरभंज, यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है, मयूरभंज में सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। तो ये क्या करती हैं, ये जो है, ये चींटियाँ जो है पेड़ों की पत्तियों से ही क्या करती हैं, अपने लिए घोंसले का निर्माण करती हैं। और घोंसला जो है वो हवा का सामना करने के लिए देखा जाए तो बहुत ही मजबूत होता है, और ये घोंसला जो होता है पानी के लिए अभेद्य होता है। क्लियर हो गया होगा।
और इनमें ये जो काई के घोंसले होते हैं वो आकार में कैसे होते हैं, अंडाकार होते हैं, और छोटे मुड़े हुए पत्ते से लेकर के कई पत्तियों से मिलकर बड़े घोंसले तक ये बने होते हैं, जिनकी लंबाई देखा जाए तो लगभग आधे मीटर से भी अधिक होती है। अब यहाँ पर ये घोंसला कैसे होता है उसको तो छोड़ दीजिए, बस ये रखिए कि जिनके घोंसले होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं, पानी के लिए अभेद्य होते हैं, और हवा का सामना करने के लिए भी काफ़ी मजबूत होते हैं ये। और इसका मैंने वैज्ञानिक नाम बताया, ये आपको ध्यान रखना है। रेड वीवर चींटी भी कहा जाता है इसको, ये भी ध्यान रखना है। अब ये ध्यान रखना जो नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं कि इसके परिवार में 3 श्रेणी के सदस्य होते हैं। इसके परिवार में 3 श्रेणी के सदस्य होते हैं। 3 श्रेणी के सदस्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक श्रमिक होता है, एक प्रमुख श्रमिक और एक रानियां होती हैं। और ये मतलब ये जो क्या नाम है इनका, जो मैंने नाम बताया, रेड वीवर चींटियाँ जो होती हैं, ये छोटे कीड़े और अन्य कशेरुकियों से क्या करती हैं, भोजन प्राप्त करती हैं। कहाँ से? जो छोटे छोटे कीड़े होंगे और अन्य जो अकशेरुकी होते हैं उनसे ये भोजन प्राप्त करेंगे। और उनके शिकार मुख्य रूप से देखा जाए तो मक्खियाँ, बीटल, हाइमेनोप्टेरॉन, ये सारे होते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट जो बताने जा रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है, ये भी कि जो काई चटनी होती है, काई चटनी जो होती है ये बुनकर चींटियों से तैयार की जाती है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि काई चटनी बुनकर चींटियों के द्वारा तैयार की जाती है। और अधिकतर देखा जाए तो ओडिशा के मयूरभंज जिले में जो ज़्यादातर आदिवासी लोगों के बीच ये क्या है, फेमस है। क्लियर हो गया होगा। आखिर ये काई चटनी ये बनाई जा रही है, इसका महत्व क्या है, क्यों इतना इस पर फोकस किया जा रहा है कि जीआई टैग के लिए इसको प्रस्तुत किया गया है? तो ये जो इसका महत्व ये है कि ये जो फ्लू है, जो नॉर्मल सर्दी हो जाए, काली खांसी हो जाए, तो उससे छुटकारा पाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, आँखों की रोशनी को नेचुरली तरीके से बढ़ाने में ये क्या करती है, हेल्प करती है। तो उम्मीद है ये काई चटनी क्यों इतनी डिमांड में है, क्यों इस मतलब बताया जा रहा है, इतना क्यों चर्चा में है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग का जो मेन है, ये आ जाते हैं जीआई टैग के लिए। जीआई टैग, तो जीआई टैग क्या है? तो ये एक भौगोलिक क्षेत्र से जो उत्पन्न होने वाली विशेषता वाले जो सामान होते हैं उनको पहचान प्रदान करने के लिए ये किया जाता है, जीआई टैग प्रदान किया जाता है। और जीआई टैग का अगर देखा जाए तो इसका जो एक्ट है वो कौन से एक्ट के तहत दिया जाता है? 1999 अधिनियम के तहत ये दिया जाता है। और जो अधिनियम का संचालन महानियंत्रक पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क द्वारा किया जाता है, जो भौगोलिक संकेतकों का क्या होता है, रजिस्ट्रार होता है। और जीआई टैग का इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? चेन्नई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में स्थित है। और जीआई टैग कितने मतलब वर्षों के लिए दी जाती है? 10 वर्षों के लिए दी जाती है, और मतलब 10 वर्षों के लिए वैध होती है। इसके बाद ये समय समय पर 10-10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए क्या किया जाता है, इसको नवीनीकृत किया जाता है। अभी हाल ही में जो दिया गया है जीआई टैग, जैसे जुडिमा वाइन राइस असम का है दिया गया है, तिरुवेटिला केरल का दिया गया है, डिंडीगुल लॉक कंडांगी साड़ी ये तमिलनाडु का दिया गया है। तो ये सारा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आपको सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज का है कि किस संस्थान ने परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस संस्थान ने किया है? तो सीबीएसई ने किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या किया है? परीक्षा संगम नामक एक नई डिजिटल पहल की क्या की है? शुरुआत की है। ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा? परीक्षा संगम क्या करेगा? तो ये प्लेटफॉर्म जो सभी परीक्षा गतिविधि के लिए एक क्या है, वन स्टॉप पोर्टल है। क्या है? सभी वन स्टॉप पोर्टल, सभी परीक्षा गतिविधियों के लिए एक वन स्टॉप पोर्टल है। और इस पोर्टल पर जो स्कूल क्षेत्रीय कार्यालय हैं और बोर्ड के मुख्यालय द्वारा की जाने वाली जो भी विभिन्न परीक्षाएं संबंधी क्या होंगी, यहाँ से जानकारी मिलेगी। और इस पोर्टल के भी 3 खंड हैं। इस पोर्टल के 3 खंड बनाए गए हैं। कौन कौन से? एक स्कूल गंगा के नाम से, दूसरा है क्षेत्रीय कार्यालय यमुना के नाम से, एंड थर्ड है आपका प्रधान कार्यालय, जिसका प्रधान कार्यालय सरस्वती के नाम से। क्लियर? और इसमें क्या होगा, छात्रों को परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी इन अनुभागों में, इन खंडों में मिलेगी। तो परीक्षा संगम किसके द्वारा? सीबीएसई के द्वारा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कल का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट।
हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। कितने दूर फेंक करके भाला को? 89.94 मीटर। 5वीं वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। 4 जुलाई 2022 को नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया है? तो कहाँ किया है? 1 मिनट, कहाँ किया है? गांधीनगर में किया है मोदी जी के द्वारा। और इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, डिजिटल भारत, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ गांधीनगर में किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। और ये शुरुआत जो डिजिटल भारत की हुई थी, कब हुई थी? 2015 में हुई थी। इस बार की थीम इसकी क्या है? नव भारत प्रौद्योगिकी है। क्या है? नव भारत प्रौद्योगिकी। तो ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज संप्रति एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया है? बांग्लादेश में किया गया है। और इसके पहले कहाँ किया गया था? भारत में किया गया था 2020 में। तो ये ध्यान रखना है। निम्न कथनों पर विचार करना। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 में हैदराबाद शहर श्रेष्ठ पर है। तो हैदराबाद नहीं था, कल हम लोग डिस्कस किए थे, बेंगलुरु है। बाकी सही था, इस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसमें 36 शहरों को शहरीकरण, दबाव, कार्बन उत्सर्जन, जलवायु जोखिम और सहकारी पहल के आधार पर तैयार किया गया था। तो ये सही है। नेक्स्ट क्या है? फिर विचार करना है। नहीं, सेम क्वेश्चन है। आते हैं यहाँ पर, कौन सा सही नहीं है यहाँ पर? 1 मिनट, नहीं, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करते हुए सत्य कथन, यहाँ पे पहले ही बता दिया, सत्य देखना है। यह प्रतिवर्ष जुलाई माह के पहले शनिवार को आयोजित किया जाता है। बिल्कुल सही है। इस वर्ष का स्लोगन है सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करे। ये है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 4 जुलाई 2022 को कहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 23 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहाँ पर किया है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर किया है? आंध्र प्रदेश। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये तो 30 फीट ऊंची है कांस्य। अगर ये पूछ ले स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, केवड़िया गुजरात। स्टैचू ऑफ नॉलेज पूछ ले तो अंबेडकर जी की है, लातूर महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ पीस पूछ ले तो पाली राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी पूछ ले तो संत रामानुजाचार्य के हैदराबाद में। तो संत रामानुजाचार्य वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके, तो ये सारे पूछ सकते हैं। तो एक जगह नोट कर लीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ये मैप मैंने दे दिया है। आज हमारा क्या था? इसमें ओडिशा था। तो ओडिशा आप देख लीजिए। ओडिशा की काई चटनी यहीं की है, जिसको जीआई टैग के लिए मांग की जाए, काई चटनी। तो आपको ध्यान रखना है, ओडिशा का लोकेशन ये है। तो आपको लोकेशन दिखा दिया करेंगे, जो फ्रेशर है उनके लिए ये यूज़फुल रहेगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। और उम्मीद है आपको ये सेशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर समझ आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। और लाइक तो तुरंत कर दिया करिए। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।